नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना से जंग जारी है। ये एक बड़ी महामारी है, लेकिन इन सब के बीच आपकी, हमारी, हम सब की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हम कोरोना नियमों का पालन करें, लोगों से आपस में दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ साफ करें और सबसे ज्यादा जरूरी है हम मास्क जरूर पहनें। और न्यूज 18 इंडिया ने तो बाकायदा इसके लिए एक मुहिम भी जारी की है, हैशटैग मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क अब तब तक ना उतारें जब तक आप ये तय ना कर लें कि आप सुरक्षित हैं, लोगों से अलग हैं। जैसे इस वक्त हम स्टूडियो में हैं, ये मास्क ही क्योंकि इस वक्त हम सबका सबसे बड़ा हथियार है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ग्रेटर नोएडा में प्लाज्मा की कालाबाजारी की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। कोरोना महामारी के दौर में ऑक्सीजन और इंजेक्शन के बाद प्लाज्मा की कालाबाजारी के मामले ने सबको चौंका दिया है। अमित सिंह की खबर है कि ग्रेटर नोएडा पुलिस ने प्लाज्मा की कालाबाजारी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी अब तक कई लोगों को प्लाज्मा बेच चुके हैं। दोनों 1 यूनिट प्लाज्मा के लिए 40,000 रुपए लेते हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों इलाके के कई अस्पतालों में मरीजों को प्लाज्मा बेच चुके हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 1 यूनिट प्लाज्मा और 35,000 रुपए बरामद भी कर लिए हैं। अमित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, आखिर क्या पता चल पाया इन लोगों के बारे में जब पुलिस ने कार्रवाई की है? देखिए, आपको बता दूं, कोरोना काल में इस तरह के लोग बहुत सक्रिय हो गए, जहां लोगों को के साथ ठगी कर रहे हैं। पहले ऑक्सीजन की किल्लत में ठगी की गई, फिर बाद में प्लाज्मा के नाम पे ठगी की जा रही है। उसी को देखते हुए आज जो प्लाज्मा की कालाबाजारी के लिए एक टीम बनाई थी पुलिस ने, जो पुलिस की जो टीम थी और स्क्वाड टीम थी, उसने मिलकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों लोग जो प्लाज्मा की कालाबाजारी कर रहे थे, इनके पास से 40,000 रुपये बरामद किए हैं और ये कई लोगों को अब तक प्लाज्मा डोनेट दे चुके हैं। और जो कालाबाजारी में लगभग ये 40 से 50,000 और 35,000 रुपये तक ये प्लाज्मा देते थे, तो पुलिस के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां प्लाज्मा के नाम पे जो कालाबाजारी करने वाले थे, जो 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी, और आगे अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि क्या कुछ और लोग इसमें शामिल तो नहीं। दिल्ली से ही एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि आखिर निजी अस्पताल कोरोना के मरीज के इलाज के लिए अधिकतम कितनी फीस चार्ज कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने सरकार के साथ ही साथ ये भी पूछा है कि अब तक सरकार की तरफ से अधिकतम फीस तय क्यों नहीं की गई है इसके लिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से इस मामले में अब जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। साथ ही कहा है कि कोरोना के इलाज की फीस जल्द तय करें। अमित सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, ये एक तल्ख टिप्पणी की गई है दिल्ली सरकार के लिए हाईकोर्ट की ओर से, क्या कहा गया है कोरोना इलाज के मामले पर? देखिए प्रशांत, दरअसल एक वकील ने कोर्ट के सामने ये मामला उठाया था। वकील साहब जो थे वो उन्होंने रसीद लेकर पहुंचे थे और कहा था कि लाखों रुपए चार्ज किया जा रहा है निजी अस्पतालों के द्वारा रोजाना। इस पर हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की, दिल्ली सरकार से सवाल पूछा कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पताल अधिकतम कितना फीस ले सकते हैं और इसका कैपिंग अभी तक क्यों नहीं किया गया है, फीस तय क्यों नहीं की गई है कि निजी अस्पताल कितना ले सकता है। और इस बाबत स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिया है कि निजी अस्पतालों के एसोसिएशन के साथ वो बातचीत करें और इसको कैपिंग करें कि कितना फीस अधिकतम निजी अस्पताल ले सकते हैं। और इस बारे में स्टेटस रिपोर्ट भी दायर करने के लिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार यानी दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिया है। जी, एक और बड़ी खबर आ रही है, संदीप बोल की खबर है कि कोरोना के इलाज की दवा 2DG का 1 या 2 दिन के भीतर ही दिल्ली में DRDO के अस्पताल में भर्ती मरीजों को दिया भी जाएगा। सूत्रों के मुताबिक फाइनल ट्रायल से बचे हुए स्टॉक को अब DRDO अस्पताल में भर्ती मरीजों को पहले चरण में दिया जाना है। DRDO की दवा 2DG को डॉक्टर रेड्डीज लैब बना रही है। जानकारी में 10 से 15 दिनों में देश के दूसरे अस्पतालों में भी इस दवा का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा। संदीप बोल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। संदीप, क्या बताया गया है इस पूरे मामले में? अब पूरे बाजार में भी ये कब तक उपलब्ध होगी और 1-2 दिन के भीतर ही जिन्हें ये दिया जाना है, आखिर किस प्राथमिकता के आधार पर? प्रशांत, देखिए, बाजारों में कब तक आएगी इस पर कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस दवा को अभी कमर्शियल यूज के लिए मंजूरी नहीं मिली है। इसको सिर्फ इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी मिली है, यानी कि अस्पतालों में ही जो है अभी फिलहाल इस दवा को डॉक्टर उन मरीजों को देंगे जो कि कोरोना से पीड़ित हैं और जिन लोगों पे, जिस तरीके के मरीजों पर इसका जो है इलाज जो ट्रायल किया गया था, उन्हीं तरीके के मरीजों को जो है ये दिया जाएगा। ये इमरजेंसी यूज के लिए है, इसीलिए अभी फिलहाल बाजारों में ये कब तक आएगा ये भी कहना मुश्किल होगा।
क्योंकि अभी फिलहाल जो भी दवाइयां, यानी कि जो लास्ट जो ट्रायल था, फाइनल ट्रायल था, 27 अलग अलग अस्पतालों में किया गया था। उस दौरान जो भी ड्रग्स अब ट्रायल के बाद बची थी, जो स्टॉक बचा हुआ था, उन स्टॉक को जो है इकट्ठा कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि जल्द ही जो है उसको दिल्ली लाया जाएगा और 1-2 दिन में ही जो है ये जो स्टॉक है उनको जो है पीड़ित मरीजों को देना शुरू कर दिया जाएगा। पीड़ित मरीजों को 1 या 2 दिन के भीतर ही DRDO की बनाई ये दवा मिलने वाली। सकुशल घर भी लौटे हैं। इस पेस को बराबर हमें मेंटेन करना है ताकि धीरे धीरे हमारे जो एक्टिव केसेस की संख्या वो हर रोज़ पिछले दिन से कम होती जाए। मैं सबसे पहले आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि कोविड के खिलाफ जंग में जहां एक तरफ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और पिछले 1-1.25 साल से जो हम टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटिंग इस स्ट्रैटेजी को जिस प्रकार से अपना रहे हैं, उसको मेंटेन करते हुए, उसको सुदृढ़ करते हुए, उसको बिना भूले, और जो इसके साथ साथ हम लोग कंटेनमेंट की, माइक्रो कंटेनमेंट की, जोन्स बनाने की स्ट्रैटेजी पे काम करते थे, वो सब तो हमने मेंटेन रखा ही है। लेकिन इसके साथ साथ जो कोविड के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए एक और महत्वपूर्ण आयाम इस लड़ाई के अंदर जोड़ा गया, वो 16 जनवरी को जोड़ा गया। देश के वैज्ञानिकों की सहायता से, उनके अथक प्रयासों से बहुत ही थोड़े से समय के अंदर देश में 2 वैक्सीन्स का रिसर्च के बाद उत्पादन प्रारंभ हुआ और 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में हेल्थ केयर वर्कर्स के वैक्सीनेशन से इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया। भारत सरकार ने वैज्ञानिकों की और एक्सपर्ट्स की और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संस्थाओं के एक्सपर्ट्स के एडवाइस को ध्यान में रखकर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को प्रायोरिटाइज किया और सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसके बाद 60 साल से ऊपर की आयु के लोग, फिर 45 और 59 साल के बीच के अस्वस्थ यानी दूसरी बीमारियों के साथ जो कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ जो लोग तकलीफ़ में थे उनको, और फिर बाद में सभी 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को प्रारंभ कराया। 1 मई तक, 30 अप्रैल तक ये प्रक्रिया चली और देश भर में जितनी भी वैक्सीन्स बनती थी उनके सारे प्रोडक्शन को भारत सरकार ने अपने खर्चे से उसको खरीदकर दोनों कंपनियों से सारे देश में सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को वो वैक्सीन्स उपलब्ध कराई। और हम सब जानते हैं कि 1 मई से, जैसा कि सभी देश में सभी स्टेट गवर्नमेंट्स का और भी समाज में अनेक वर्ग के लोगों का ये सुझाव था और मांग थी कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में 18 साल से लेकर और 44 साल के यंग लोगों को भी जोड़ा जाए, तो 1 मई से वह प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई और फिर उसके लिए सरकार ने जिस प्रकार से सारे तरफ से सुझाव आते थे उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी को रिवाइज किया
और सारी प्रोडक्शन का आधा हिस्सा भारत सरकार ने 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए खरीदकर और स्टेट्स के लिए उपलब्ध कराना प्रारंभ किया। और इस पूरी प्रक्रिया में पूरे देश में सरकारी व्यवस्थाओं के माध्यम से सारे देश के 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती थी। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बता रहे हैं कि कोरोना से लड़ाई में देश किस तरह से लगातार तैयारियां अपनी और पुख्ता करता चला जा रहा है। और कुछ ऐसी तैयारियां महाराष्ट्र में 15 मई तक लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लागू है। लेकिन खबर है कि राज्य में ये पाबंदियां आगे भी बढ़ सकती है और इसे लेकर महाराष्ट्र कैबिनेट की एक बेहद अहम बैठक हो रही है जिसमें सरकार के तमाम मंत्री शामिल हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में यह तय होगा कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां 15 मई के आगे भी जारी रहेंगी या फिर नहीं। खबर है कि अगर पाबंदियां बढ़ाई गई तो ये मई के आखिर तक लागू रह सकती है। कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदी लगाई गई है और इसके बाद से महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के केस भी घटे हैं। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक, क्या संकेत मिल रहे हैं उस बैठक में जहां महाराष्ट्र में लागू इन पाबंदियों पर विचार मंथन चल रहा है? क्या ये पाबंदियां आगे बढ़ सकती हैं? बिल्कुल, इन पाबंदियों को बढ़ाने को लेकर लगातार विचार विमर्श चल रहा है। कैबिनेट मीटिंग के भीतर तमाम सारे कैबिनेट मंत्री खुद इस पक्ष में हैं कि इस लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि केसेस जो बढ़ रहे हैं उसका असर होगा। अगर लॉकडाउन बंद होगा तो कहीं न कहीं केसेस बढ़ेंगे और इसलिए इसको एक्सटेंड किया जाना चाहिए, जिस पर अंदर विचार मंथन हो रहा है। हालांकि उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जा सकता है। ये लॉकडाउन एक्सटेंड हो सकता है। कुछ देर पहले ही जब आपकी भी बातचीत हो रही थी पालक मंत्री से, तो उन्होंने भी कहा था कि वो भी ये खुद मानते हैं कि लॉकडाउन आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह की पाबंदियां लगनी चाहिए। क्या सरकार को ये महसूस हो रहा है कि सबसे बड़ा रोल इस तरह की पाबंदी ने निभाया है कोरोना पर लगाम लगाने में? बिल्कुल, ब्रेक द चेन जो महाराष्ट्र सरकार की लॉकडाउन की नई संकल्पना है कि इस कोरोना की चेन को कैसे तोड़ा जाए, उसमें लॉकडाउन और इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस ने एक बड़ा रोल निभाया है। क्योंकि महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा पूरे देश में केसेस आ रहे थे, जिसमें 70,000 तक केसेस महाराष्ट्र में एक दिन में आए थे। लेकिन जब से लॉकडाउन और इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, निश्चित तौर पर केसेस में कमी आई है और आने वाले कुछ दिनों के भीतर करीब 20 से 25,000 केसेस हर दिन कम हुए हैं। यानी इस समय जो आंकड़ा है वो 40,000 के आसपास का है। और ये पूरी कवायद सिर्फ इसलिए कि कोरोना का असर कम हो सके। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बीच भले ही नए मरीजों की संख्या कई जगह कम होती दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 4,205 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। 24 घंटे में ही देश भर में कोरोना के करीब 3,48,000 केस सामने आए। लेकिन इनमें अच्छी बात यह रही कि जितने लोग इस महामारी की चपेट में आए हैं, उससे ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। पिछले 24 घंटे में 3,55,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। अस्पताल से छुट्टी पाकर वो अपने घर भी पहुंचे। कोरोना की टेंशन के बीच दिल्ली से राहत की खबर आ रही है। यहां महामारी के बिगड़ते हालात सुधरते दिखाई देने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में देश की राजधानी में कोरोना के 12,481 नए मामले सामने आए हैं। यह अलग बात है कि नए मामलों के मुकाबले डिस्चार्ज होने वालों की संख्या ज्यादा है। इस दौरान 13,583 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। एक और शुभ संकेत ये भी हैं कि 15 दिनों में दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट गिरकर आधा हो गया है। पॉजिटिविटी रेट में आई इस कमी के बाद अब ये 17.76% तक पहुंच गया, जो 14 अप्रैल के बाद सबसे कम माना जा रहा है। पिछले 24 घंटे में ही 347 लोगों ने कोरोना से दिल्ली में अपनी जान भी गंवाई। देश भर में जारी कोरोना के महासंकट के बीच दिल्ली के लिए थोड़ी राहत की खबर। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट में कमी आई और यह घटकर 17% तक पहुंच गया। इसके अलावा एक दिन में नए मरीजों की संख्या में भी अब कमी आई है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली में वैक्सीनेशन का संकट खड़ा हो गया है। दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन की कमी की वजह से करीब 125 सेंटर आज बंद रहेंगे और इसी वजह से वैक्सीन के मुद्दे पर अब सियासी संग्राम भी छिड़ गया है।
दिल्ली में वैक्सीन की कमी का दावा, कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म होने का दावा, वैक्सीन की कमी से 125 सेंटर बंद होने का दावा, वैक्सीन के मुद्दे पर सियासी संग्राम शुरू, पॉजिटिविटी रेट में बड़ी कमी से राहत। जिस वैक्सीनेशन अभियान के भरोसे कोरोना को मात देने की उम्मीद जगी है, देश की राजधानी दिल्ली में उसी पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली बीते दिनों जिस तरह की सियासत का गवाह बनी थी, अब वैक्सीन के मुद्दे पर वैसा ही अखाड़ा तैयार होता दिख रहा है। दिल्ली सरकार का दावा है कि उनके पास 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है और 45 साल से ज्यादा के लोगों के लिए भी जो वैक्सीन बची है वो भी 5 दिनों में खत्म हो जाएगी। दावा किया गया कि इसी वजह से 125 सेंटर आज से बंद करने की नौबत आ गई। हमारे पास में जितने भी रिजर्व था, जितना भी स्टॉक आया था वो खत्म हो गया है और हमारे पास इस वक्त कोविशील्ड के जितने सेंटर्स थे वो चल रहे हैं, लेकिन कोवैक्सीन के सेंटर्स हमें बंद करने पड़े हैं। 17 स्कूलों में करीब 100 से ज्यादा सेंटर्स हमको बंद करने पड़े हैं कोवैक्सीन के। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा केंद्र सरकार से कि देश में, राष्ट्र में इस समय जो संकट है उसकी गंभीरता को समझें और एक राष्ट्र की सरकार की भूमिका निभाएं। वैक्सीन की समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और वैक्सीन का फॉर्मूला दूसरी दवा बनाने वाली कंपनियों से साझा करने की मांग कर दी। वैक्सीन बनाने का काम केवल 2 कंपनियां ना करें, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाया जाए। केंद्र सरकार इन दोनों कंपनियों से वैक्सीन बनाने का फार्मूला ले ले और उन सभी कंपनियों को दे दे जो सुरक्षित तरीके से वैक्सीन बना सकती हैं। ऐसे कठिन समय में केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो ये कर सकती है। दिल्ली सरकार की वैक्सीन के लिए ऐसी मांग पर बीजेपी ने पलटवार करने का मौका नहीं छोड़ा और दिल्ली सरकार के सुझाव पर सवाल उठा दिए। यही नहीं, बीजेपी ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने दूसरी कंपनियों को वैक्सीन बनाने की इजाजत देने की योजना पहले ही बना ली है। पूरी दुनिया में वैक्सीन जितनी है उन्हीं को आप करेंगे ना, भारत की जितनी है उतने ही करेंगे और भारत के अंदर 4 नए लोगों को वैक्सीन का जैसे जॉब वर्क होता है आगे लाइसेंस को दिया भी गया है। अभी 3-4 दिन पहले केंद्र सरकार ने वो योजना भी बनाई है कि अधिक लोग वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कर सके। लेकिन आपको समझना होगा, वैक्सीन कोई क्रोसिन जैसा ड्रग नहीं है। वैक्सीन बनाने के लिए और ख़ास तौर पे कोवैक्सीन जिसमें लाइव वायरस यूज़ होता है, उसके लिए एक तरीके की लैब्स उपलब्ध होना भी तो ज़रूरी है। उस तरीके की फैसिलिटी ही बना सकती है। लाइसेंसिंग आप मोहल्ला क्लिनिक में नहीं कर सकते जी। वैक्सीन की लाइसेंसिंग के लिए एक लेवल ऑफ फैसिलिटी की ज़रूरत है। हालांकि इस बीच रोजाना वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 93,746 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई, जिसके बाद अब तक कुल 31,09,903 को वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है, जबकि 24 घंटे में 47,217 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई, जिसके बाद राजधानी में अब तक कुल 9,08,460 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज मिल चुकी है। दिल्ली में वैक्सीन पर सियासत के बीच कोरोना का संकट भी पहाड़ सा खड़ा है। एक दिन में नए मरीजों की संख्या एक बार फिर 12,000 के पार पहुंच गई। हालांकि एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 13,583 है, जो कि नए मरीजों की संख्या से ज्यादा है। राजधानी में 24 घंटे में कोरोना से 347 लोगों की मौत भी हुई, जबकि दिल्ली में इलाज करवा रहे कुल मरीजों की संख्या 83,809 है। महामारी के महासंकट के बीच राहत की बात यह है कि दिल्ली में कुछ दिनों से नए मरीजों की संख्या में कमी आई है। 8 मई को राजधानी में कोरोना के 17,364 नए मरीज सामने आए थे। 9 मई को यह आंकड़ा 13,336 हो गया, जबकि 10 मई को यह आंकड़ा 12,651 पर पहुंचा और 11 मई को यह घटकर 12,481 रह गया। वहीं दूसरी बड़ी राहत की बात यह है कि पिछले 15 दिनों में पॉजिटिविटी रेट गिरकर आधा हो गया है। 8 मई को संक्रमण दर 23.34% थी। 9 मई को इसमें कमी आई और ये 21.67% पर पहुंच गई। 10 मई को यह दर घटकर 19.10% पर पहुंच गई थी,
जो 11 मई को 17.76% रह गई है। जाहिर है आंकड़े राहत देने वाले हैं, लेकिन ये जंग अब भी बहुत बड़ी है, जिसे सावधानी, नियमों के पालन और वैक्सीनेशन से हराया जा सकता है। वैक्सीन और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच टकराव बढ़ता ही नजर आ रहा है। पंजाब लगातार केंद्र पर वैक्सीन और दूसरे स्वास्थ्य उपकरण के सप्लाई में कमी का आरोप लगाता रहा। इस बीच केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखी है। केंद्र की तरफ से उपलब्ध कराए गए वेंटिलेटर जल्द अस्पतालों में लगवाने के लिए इस पत्र में कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केंद्र की ओर से पंजाब सरकार को 809 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए, लेकिन अब तक सिर्फ 558 वेंटिलेटर ही अस्पतालों में लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने अपनी चिट्ठी में बाकी बचे 251 वेंटिलेटर को तुरंत पंजाब के अस्पतालों में लगाने के लिए कहा है, ताकि कोरोना मरीजों की मदद हो सके। चिट्ठी में साथ में यह भी लिखा गया है कि वेंटिलेटर को समय से अस्पताल में ना लगाने से कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर होगी। महाराष्ट्र में भी कोरोना काल के गिद्ध मुनाफाखोरी की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस के सतर्क जवान दिन रात उन्हें उनकी सही जगह पहुंचाने में भी लगे हुए हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 सरकारी अस्पताल के डॉक्टर भी हैं और 4 प्राइवेट अस्पताल के कर्मचारी। पुलिस ने इनके पास से 10 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद कर लिया है और आगे की कार्रवाई अब की जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या में एक दिन पहले की तुलना में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बीमारी के ठीक होने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में तो महामारी की चपेट में आने वालों की संख्या में रिकॉर्ड कमी आ गई है। राज्य में लगाई गई सख्ती के असर को देखते हुए अब इसे आगे भी जारी रखने के संकेत मिल रहे हैं। इस बीच बीएमसी ने तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। राज्य सरकार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है, लेकिन बताया गया कि वैक्सीन की कमी के चलते राज्य के कई जिलों में 45 साल से कम उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन रोक दिया गया। मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड कमी। महाराष्ट्र में एक दिन में ठीक हुए 71,000 से ज्यादा लोग। सख्ती और जागरूकता का दिखने लगा असर। जो महाराष्ट्र कोरोना की वजह से देश की चिंता का सबब बना था, उसी महाराष्ट्र से अब राहत की खबरें आने लगी है। नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन जैसी सख्ती और वैक्सीनेशन अभियान का असर रंग लाया तो कोरोना की हार सामने आने लगी। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 40,956 मरीज सामने आए, जो एक दिन पहले आए नए मरीजों की संख्या 37,236 से ज्यादा है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना से 71,966 मरीजों को छुट्टी मिल गई। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना से 793 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर 87.67% हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.49 बनी हुई है। जाहिर है नए मरीजों की संख्या में उतार चढ़ाव के बावजूद कोरोना की हार के संकेत मिलने लगे हैं। मुंबई से आए आंकड़े इसे और साफ साफ बयां करते हैं। मुंबई के बीते 24 घंटे के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के नए मरीजों की संख्या 1,717 रही, जबकि इस बीच बीमारी की वजह से 51 लोगों की मौत हुई। इससे एक दिन पहले मुंबई में 24 घंटे में 1,782 मरीज मिले थे और इसी समय 74 लोगों की मौत हुई थी। नए मरीजों की संख्या और मौत के आंकड़ों में हो रही गिरावट तसल्ली देने वाली है। इसकी वजह सरकार की तरफ से लगाई गई सख्ती तो है ही, साथ ही जनता की जागरूकता और वैक्सीनेशन अभियान को भी माना जा रहा है। लेकिन अब वैक्सीन की कमी वैक्सीनेशन अभियान के आड़े आ रही है। आरोप है कि महाराष्ट्र में वैक्सीन की जबरदस्त कमी है। दावा किया गया कि इसी वजह से राज्य के कई जिलों में 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों का वैक्सीनेशन रोक दिया गया। बताया गया कि नागपुर और ठाणे में केवल 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन दी गई। हालांकि वैक्सीन की कमी के दावों के बीच मुंबई में कई जगह 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक मिली। कई जगहों पर तो सेंटर पर लगे बीएमसी के नोटिस और वैक्सीनेशन अभियान में विरोधाभास साफ नजर आया।
जो 18 से 44 आयु वर्ग का वैक्सीनेशन है उसे बंद किया गया है, लेकिन मुंबई में इस वक्त जो सेंटरों पर वैक्सीनेशन चालू है उस पर जो है सिर्फ 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को ही वैक्सीनेट करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। लेकिन इंस्ट्रक्शन अलग है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन बीएमसी के द्वारा लिखे गए हैं इस बोर्ड पर, उस पर साफ तौर पर यह लिखा गया है कि 45 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं उन्हें सेकेंड डोज जरूरत है, उन्हें कोवैक्सीन का सेकेंड डोज दिया जाएगा फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट दिखाने पर। दूसरी चीज़ जो है हेल्थ लाइन वर्कर्स हैं या फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको सेकेंड डोज कोवैक्सीन और कोविशील्ड का दिया जाएगा। इसके अलावा जो फर्स्ट डोज लेना चाहते हैं हेल्थ वर्कर्स या फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स, उन्हें भी यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट दिखाकर डोज मिल सकता है। लेकिन जो इंस्ट्रक्शन लागू किया गया है ये अलग है, और जो कम्युनिकेशन यहाँ पर किया गया है कि 18 से 44 साल के लोगों को ही आज 1000 लोगों को वैक्सीन यहाँ पर दी जाएगी। एक दिन पहले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने भी खुलकर वैक्सीन की कमी होने का दावा किया था। एक तरफ वैक्सीन की कमी के दावे हैं तो दूसरी ओर वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम की स्थिति, और इन सबसे हटकर कई वैक्सीनेशन सेंटर पर बद इंतजामी के भी आरोप लगे हैं। कई जगहों पर तो वैक्सीन लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तो मुंबई के मुलुंड में एक ऐसी महिला को वैक्सीन की पहली खुराक लेने का सर्टिफिकेट फोन पर मिल गया जो उसने लगवाए ही नहीं थे। वैक्सीन के लिए खुद को रजिस्टर्ड करवाने के बाद अपनी बारी का इंतजार कर रही 53 साल की आरती वैक्सीन की पहली खुराक मिलने के मैसेज से हैरान है। वही दिन शाम को मुझे आ गया ईमेल से कि आपका वैक्सीनेशन सक्सेसफुली हो गया है, जबकि मैं वहाँ पे गई नहीं हूँ, नहीं मेरा वैक्सीनेशन हुआ है और सर्टिफिकेट भी आ गया। तो हमें तो ऐसे एकदम अचंभा हो गया कि कैसे ऐसे हो सकता है। इन विवादों से हटकर बीएमसी ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। जानकारों ने कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा असर का अंदेशा जाहिर किया है। इसको देखते हुए बीएमसी ने बच्चों के लिए अलग वार्ड बनाने का फैसला किया है। बच्चों के ये वार्ड बीएमसी के 4 बड़े अस्पतालों में बनाए जाएंगे। बताया गया कि अगले हफ्ते से इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या में एक दिन पहले की तुलना में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बीमारी से ठीक होने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन एक बेहद अहम खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश के पन्ना से आ रही है, जहां पर नदी में कुछ शव बहते हुए लोगों ने देखे और उससे महामारी का डर इन्हें सताने लगा है। इस तरह की घटना पहले बिहार और उत्तर प्रदेश से भी सामने आ चुकी है, लेकिन अब मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में रूंज नदी में कई शवों को बहते देखने के बाद लोगों में दहशत है। लोगों का दावा है कि 6 से ज्यादा शवों को उन्होंने रूंज नदी में बहते हुए देखा है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक सिर्फ 2 शवों की पुष्टि की गई है। नदी में शवों के बहने की इस घटना के बाद से इलाके के लोगों में डर भी है। उन्हें अब गांव में महामारी के फैलने का डर सताने लगा है। हालांकि अब प्रशासन की टीम नदी में बहते हुए इन शवों की पहचान करने में जुटी है और यह पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है कि ये शव आखिर बहकर यहां कहां से आए। अब हमें नहाना है तो पानी दूषित है। पानी यहाँ का पीते भी हैं, जब हैंड पंप खराब हो जाएगा। जानवर भी यहाँ का पीते हैं। यहाँ 5-6 लाशें पड़ी हैं, 5-6 दिन हो गए। ये ग्राम पंचायत के तहत की है, अभी तो उसका कोई वो ही नहीं हुआ है। हम चाह रहे हैं कि अब लास्ट है, जो प्रशासन इसकी तरफ शायद कुछ ध्यान दे। हाँ, और ये जो लिहाजों को देख के सुन के पूरा गांव दहशत में है कि पानी पिएंगे तो पिएंगे कहाँ, जब हैंडपम्प हमारे ख़राब हो जाएंगे। अभी देखें तो यहाँ पर पूरा पानी गंदगी दे रहा है। कोरोना महामारी में लाखों लोगों तक वक्त रहते प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन पहुंचाने का मिशन अपने आप में एक बहुत बड़ी जंग की तरह है। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ऑक्सीजन पहुंचाने की शुरुआत उस जगह से होती है जहां ऑक्सीजन बनाई जाती है। ऑक्सीजन प्लांट ऐसी जगह है जहां कई हफ्तों में दिन रात प्राणवायु बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। देखिए, प्राणवायु के लिए जारी युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन प्लांट से नीरज कुमार की ये हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना काल की ये तस्वीरें महज ड्यूटी निभाने भर की नहीं हैं। ये तस्वीरें हैं उस जंग की जिसे वायरस के खिलाफ लड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें हैं उन सुपर हीरोज की जो कोरोना मरीजों की एक एक सांस की खातिर दिन रात मुस्तैदी से डटे हुए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया आज आपको मोदी नगर के उसी आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट में लेकर आया है,
जहां रोजाना हजारों टन ऑक्सीजन का निर्माण किया जा रहा है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं उस फिल्टर हाउस में जहां हवा से धूल को अलग किया जाता है। मैं नीरज कुमार मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में बड़े ऑक्सीजन प्लांट के अंदर, और आपको बताएंगे कि कैसे ऑक्सीजन बनाया जाता है, लिक्विड के तौर पर उसे तब्दील किया जाता है, हवा से कैसे पहले ऑक्सीजन लिया जाता है, पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगे। ये बताइए कि ये क्या है फिल्टर हाउस? इसको फिल्टर हाउस बोलते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले एम्बिएंट एयर, जो हमारा एयर यहाँ पे एम्बिएंट में अवेलेबल है, उसको हम फिल्टर करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को उससे सेपरेट करते हैं, और उसको फिर हम आगे कंप्रेशन करते हुए, कंप्रेशन में जो हमारा प्रोसेस है, इसको एयर को कंप्रेस करेंगे और इम्प्योरिटीज़ को फिर फर्दर नेक्स्ट लेवल पे सेपरेट्स करेंगे, और फिर हमारा क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन करते हुए ऑक्सीजन को हम लोग डिस्टिलेट करेंगे। वायुमंडल में अलग अलग गैसें होती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद नाइट्रोजन की होती है। इसके बाद ऑक्सीजन और फिर आर्गन समेत दूसरी गैसें होती हैं। लिहाजा इस फिल्टर हाउस का पहला काम हवा से धूल के कणों को निकालना होता है, जिसके बाद ये हवा एयर कंप्रेसर में पहुंचती है। ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और बाकी गैस होते हैं, जो कितना होता है और कैसे ये फिल्टर हाउस उसको अलग करता है? एम्बिएंट एयर में हमारा 78% नाइट्रोजन होता है और 21% हमारा ऑक्सीजन होता है, और बैलेंस गैसेज में आर्गन होती है या डिफरेंट गैसेज भी होती हैं। तो हम उसमें से हमारा ऑक्सीजन को अलग करते हैं, नाइट्रोजन को अलग करते हैं, और ये आर्गन को हम तीनों प्रोडक्शन में हम लोग यहाँ से बनाते हैं। अलग करने का काम फिल्टर हाउस करता है? फिल्टर हाउस सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स को अलग करता है। जो एम्बिएंट एयर में हमारी डस्ट है, जो इंडिविजुअल डस्ट है, बहुत माइन्यूट पार्टिकल साइज की, उसको अलग करता है। अब आपको दिखाते हैं प्लांट का वो हिस्सा जहां हवा को कंप्रेस किया जाता है। फिल्टर हाउस से हवा कंप्रेसर तक पहुंचता है, जहां हवा से ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। ये कंप्रेसर बहुत विशाल मशीन है, क्योंकि हजारों टन, 150 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यहाँ बनाया जाता है। और जो फिल्टर हाउस से हवा कंप्रेसर तक पहुँचती है, यहाँ हवा से ऑक्सीजन को अलग करने का काम किया जाता है। अंशुल हमारे साथ हैं, जो हमें बता रहे थे कि फिल्टर हाउस से कैसे हवा अंदर प्रवेश करती है। कंप्रेसर में क्या होता है अंशुल? कंप्रेसर में एयर को हम लोग कंप्रेस करते हैं, हायर प्रेशर पे एयर को लेके जाया जाता है। जो हमारी प्रोसेस से रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस में जब ऑक्सीजन डिस्टिलेशन आपको करना है, तो एयर को आपको सबसे पहले कंप्रेस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ सिर्फ हम लोग एयर को कंप्रेस कर रहे हैं। फिल्टर हाउस और एयर कंप्रेसर के बाद बारी आती है कोल्ड बॉक्स की, जहां हवा को ठंडा किया जाता है। एयर कंप्रेसर के बाद ये कोल्ड बॉक्स है। कोल्ड बॉक्स है, कैसे काम करता है अंशुल ये? कोल्ड बॉक्स वहाँ से पहले बताएं। सबसे पहले हम लोग हमारा जो कंप्रेस एयर आएगा वो इस पीपी यूनिट्स में आएगा, और पीपी यूनिट में हम लोग इसका दूसरी इम्प्योरिटीज को इम्प्योर अलग करेंगे, और उसके बाद हमारा ये एयर सीधा टरबाइन होते हुए हमारे कोल्ड बॉक्स के अंदर एंटर कर जाएगा। ऑक्सीजन बनाने की इस चेन में कोल्ड बॉक्स क्या अहमियत रखता है, इसको भी समझना जरूरी है। कंप्रेस होने के बाद हवा यहाँ पहुँचती है। इसी बॉक्स में ऑक्सीजन बनाई जाती है। -183 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन बनने के बाद उसे विशालकाय स्टोरेज टैंक में भेज दिया जाता है। इन टैंकों में न सिर्फ ऑक्सीजन जमा होती है, बल्कि यहीं से इन्हें क्रायोजेनिक सिलेंडर में भेजा जाता है। प्लांट का जो मेन हिस्सा आपको दिखेगा, सबसे बड़ा हिस्सा दिखेगा, वो ऑक्सीजन टैंक का दिखेगा, जहां लिक्विड जमा होता है, स्टोर होता है, और इसके बाद ट्रकों में भर के, आप देख सकते हैं क्रायोजेनिक टैंक है ये, इन टैंकों में भर के ऑक्सीजन को अलग अलग अस्पतालों में, अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है। यहाँ से कैसे लिक्विड ऑक्सीजन आप लोग ट्रकों में देते हैं? क्रायोजेनिक पंप की हेल्प से उसको पंप करके गाड़ियों में भरा जाता है, और फिर आगे जहाँ रिक्वायरमेंट है उसको भेजा जाता है। लिक्विड ऑक्सीजन के लिए किसी आम सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके लिए क्रायोजेनिक सिलेंडर इस्तेमाल में लाए जाते हैं। दावा किया जाता है कि इस 12 टन के क्रायोजेनिक टैंक को भरने में करीब आधे घंटे का वक्त लगता है। कैसे पूरी प्रक्रिया होती है ये बताइए? अभी के माहौल में, जब चुनौतीपूर्ण माहौल में हमें बड़े आरामदायक, बड़े उससे हम कर रहे हैं, परंतु दिन रात बिना रुके, बिना थके, बिना सोए हमारे सारे वर्कर्स और ड्राइवर्स इस टैंक से, क्रायोजेनिक टैंक से ट्रांसफर करके ये व्हीकल में ट्रांसफर कर, ट्रांसपोर्ट टैंक में ट्रांसफर करके हम इसको ले जाते हैं, और हमारे कम से कम 3 स्टेट हम इसमें कवर करते हैं, यूपी, दिल्ली और मध्य प्रदेश। ठीक है। ये आप क्यों पानी डाल रहे हैं अभी इस पे? ये खुलेगा नहीं ना, जाम हो जाता है जी। हाँ, इसलिए पानी डालना पड़ता है।
इस दौरान हमारे जहन में ये सवाल भी आया कि जब देश में इतने भारी पैमाने पर ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है तो आखिर अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी क्यों और कैसे हुई? ज़्यादातर पहले कोविड से पहले ऑक्सीजन का निर्माण इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए किया जाता था। मेडिकल यूज़ के लिए इसका रिक्वायरमेंट जो बढ़ी है वो अभी बढ़ी है। अक्सर ये रेशियो 30:70 का रहा है। 30% ऑक्सीजन यूज़ की जाती है मेडिकल में और 70% इंडस्ट्रियल में। तो इससे ये होता था, ये प्लांट अक्सर वहीं बनाए जाते थे जहाँ पे इंडस्ट्रीज पास में होती थी। आज की तारीख में भी ऑक्सीजन की मात्रा की कमी नहीं है भारतवर्ष में। और आइए अब ये भी समझते हैं कि आखिर इनके पास कैसे डिमांड आती है और ये कैसे उस डिमांड को पूरा करते हैं। डिमांड आती है अस्पताल से, राज्यों से, तो कैसे आप लोग आगे कार्रवाई करते हैं, काम कैसे करते हैं? सर हमारी मार्केटिंग इसको लगातार अपने माध्यम से हमारे लिए उत्पन्न करती है कि हम लोगों को किस तरीके से वो चीज़ प्रोवाइड करानी है। अस्पताल और राज्य आपसे डिमांड करते हैं? जी। लॉजिस्टिक के पास प्रोग्राम जैसे ही आता है और वो हमको ये बताया जाता है कि प्रायोरिटी पर ये वाली गाड़ी भरनी है, उस गाड़ी को लगवा के तुरंत उसको भरवा के 15 से 20 मिनट में उसके डिस्पैच डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट बनवा कर गेट से उसका कांटा करवा कर फटाफट निकाला जाता है। क्रायोजेनिक सिलेंडर में ऑक्सीजन भरने के बाद अगली जिम्मेदारी होती है उन ट्रक ड्राइवर की जिन्हें वक्त रहते ऑक्सीजन को देश के अलग अलग इलाकों में पहुंचाना होता है। असल जिंदगी के सुपर हीरो की तरह ये लोग दिन रात कोरोना पीड़ितों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में जुटे हैं। पूर्वी राज्यों में ऑक्सीजन का उत्पादन अधिक होता है और मांग जो है दिल्ली से है, महाराष्ट्र से है, इसके अलावा हरियाणा से है, उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों से भी मांग की जा रही है। तो ड्राइवर इस माहौल में कैसे काम कर रहे हैं उनसे बात करेंगे। धर्मेश जी, कैसे चल रहा है अभी पूरा जीवन? सर अभी बहुत परेशानी हो रही है सर, न तो आराम मिलता है न कुछ। अभी क्या लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं, आराम हमारे लिए नहीं रख रहा है इस टाइम। तो यही चल रहा है सब। अब कोरोना जो कोविड वाले हैं उनकी जान बचाने में लगे हुए हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहाँ कहाँ लेकर जाते हैं ट्रक? सर ये दिल्ली एनसीआर में और लखनऊ तक और भोपाल जा रही है सारी जगह से। कोरोना काल में एक अभूतपूर्व मिशन को अंजाम देने में जुटे ड्राइवरों के सामने बेहिसाब चुनौतियां हैं। बावजूद इसके वो पूरी शिद्दत के साथ ऑक्सीजन पहुंचाने में जुटे हुए हैं। नोएडा से 800 लौटे हैं। नोएडा से ऑक्सीजन भर के लौटे हैं, देकर लौटे हैं। आगरा से कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग नोएडा से आए हैं, एनसीआर के अलग अलग इलाकों से आए हैं क्योंकि इस प्लांट से वहीं ऑक्सीजन जाता है। आप कहाँ से लौटे हैं? एशियन मेडिकल कॉलेज आगरा से। तो अभी लंच करने के बाद फिर निकल जाएंगे भैया? लंच कर जी बताइए। कैसा लोडिंग लोडिंग अभी हो जाएगी तभी निकलना पड़ेगा। हाँ। अगर लोडिंग थोड़ी लेट होती है थोड़ा रेस्ट करके फिर उसके बाद निकलेंगे। महामारी के दौर में यही वो सुपर हीरो हैं जिनकी बदौलत कोरोना मरीजों की जिंदगी बचाने का सबसे बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को वैक्सीन के मुद्दे पर फिर एक बार पत्र लिखा है। कहा वैक्सीन उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक और पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है और कहा है कि पश्चिम बंगाल में वैक्सीन की कमी है और उसकी जल्द से जल्द उपलब्धता बहुत ज्यादा जरूरी है। वैक्सीनेशन बढ़ाने की भी उन्होंने मांग की है और एक बार फिर उन्होंने वैक्सीन की कमी का जिक्र अपने पत्र में कहा है। वैक्सीन और ज्यादा उन्हें दी जाए ताकि लोगों को तेजी से वैक्सीनेशन हो सके। आशिका सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। आशिका, क्या लिखा गया ममता बनर्जी की ओर से इस चिट्ठी में और विस्तार से? देखिए, इसके पहले भी कई चिट्ठियां लिख चुकी हैं ममता बनर्जी जिसमें वैक्सीन और दिए जाने की मांग की गई है। चिट्ठी में लिखा है कि करीब 10 करोड़ लोग बंगाल में हैं, 140 करोड़ लोग देश में हैं और वैक्सीन जो है वो माइक्रोस्कोपिक परसेंटेज के तौर पर अवेलेबल हो सका है और किया जा चुका है वैक्सीनेशन। तो इसके तहत वैक्सीन की संख्या बढ़ाई जाए और जो विदेशी फ्रेंचाइजी लगाना चाहती हैं कंपनियां उन्हें भी अनुमति दी जाए ताकि वैक्सीन का बल्क मैन्युफैक्चर किया जा सके और सभी लोगों को मिल सके। इस समय में खास तौर पर चिट्ठी में लिखा है कि इस समय वैक्सीन ही लोगों के लिए एकमात्र एंटीडोट या शील्ड का काम कर रही है जिसे देना बहुत ही आवश्यक है। जी, और वैक्सीन की मांग और जरूरत बताइए पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी ने। पूरे देश में ईद की तैयारियां जोरों पर है। खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ बाजारों में उमड़ रही है
और खरीदारी के चक्कर में लोग कोरोना नियमों को ताक पर रख दे रहे हैं। देखने में ऐसा लगता है मानो देश में कोरोना है ही नहीं इनके लिए। रोजाना 3 लाख से ज्यादा मरीज जबकि सामने आ रहे हैं, लेकिन बेखौफ होकर ये बाजारों में घूम रहे हों। तस्वीर चाहे मुंबई की हो या हैदराबाद की, कमोबेश एक जैसे ही हालात हैं। ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर मुंबई की है जहां ईद की खरीदारी के लिए बाजार में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। हैदराबाद की भी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां इतनी भीड़ है कि वहां पैर तक रखने की जगह नहीं है और ये कोरोना से बेखौफ नजर आ रहे हैं। कोरोना संकट के बीच गुजरात के गांधीनगर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। एक कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की भारी भीड़ जुट गई, लेकिन भीड़ में शामिल महिलाओं ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा और ना ही कई लोगों ने मास्क पहनना जरूरी समझा है। कार्यक्रम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और अब कार्यक्रम आयोजक पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। एक तरफ तो देश के लाखों लोग अस्पतालों में, आइसोलेशन सेंटर में या फिर घरों में कोरोना से तड़प रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे लोग भी हैं जो कोरोना काल में ना तो किसी की मदद कर रहे हैं और ना ही खुद को सुरक्षित रख रहे हैं। ये लोग कोरोना काल में पुलिस प्रशासन की भी मुसीबतें बढ़ाते नजर आते हैं। अपने आसपास कोरोना का खतरा ये लोग बढ़ा रहे हैं और सावधानी के बजाय ये पूरी तरह से मनमाने ढंग से लापरवाही बरतते दिखाई दे रहे हैं। लापरवाही जारी, संकट भारी। कोरोना काल में ये ठुमके महंगे पड़ेंगे। ग्राहकों की आवभगत, वायरस को दावत। ऐसा कोई शहर नहीं जो संक्रमण की सुनामी में ससक न रहा हो। महामारी सांसों की डोर पर इतनी भारी पड़ रही है कि जिंदगियां मुट्ठी से रेत की तरह दरक रही हैं और हथेली में है तो सिर्फ बेबसी और लाचारी। पूरा देश दहशत की गिरफ्त में है। सब समझ रहे हैं कि संकट काल कितना विकराल है, मगर सवाल ये तो फिर ऐसा हाल क्यों? क्या लापरवाही की ऐसी बिसात पर संक्रमण को मात दे पाएंगे? मौत की महामारी के डरावने दृश्यों के बीच यूपी के लखीमपुर से आई ये तस्वीरें डरा रही हैं, खौफ से भर रही हैं। लॉकडाउन के समय में जो बाजार एकदम बेजार दिखने चाहिए थे, वहां ऐसा मजबा। जिले के ग्रामीण इलाकों में खुलेआम साप्ताहिक बाजार लग रहे हैं, जहां लोग सिर्फ सामान ही नहीं खरीद रहे, मुफ्त में संक्रमण भी साथ लेकर जा रहे हैं। एक तो बाजार में भारी भीड़ है, ऊपर से लोगों के चेहरे पर मास्क भी नहीं और सोशल डिस्टेंसिंग का मंत्र तो यहाँ हवा में उड़ता दिख रहा है। इसी का नतीजा है कि जिले में संक्रमितों की संख्या रोज 500 के पार पहुंच रही है। ये हाल एक जिले, शहर या कस्बे का नहीं, बस नाम बदल रहा है, तस्वीर एक सी है। लुधियाना के सब्जी मंडी को देखकर कोई कहेगा कि पंजाब में 15 मई तक कर्फ्यू लगा हुआ है। सब्जी खरीदने के लिए मंडी में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। लोग बिना मास्क पहने घूमते नजर आए तो कईयों ने मास्क सिर्फ ऐसा लगाया हुआ था मानो कोई रस्म अदा करनी। रही बात दूरी की तो वो दरख्वास्त भी यहाँ भूल ही जाइए। लोग सिर्फ एक दूसरे के साथ सोशल दिखे, डिस्टेंसिंग की तो झलक भी नजर नहीं आई। कोरोना से बेखौफ शादियों का कारवां मध्य प्रदेश में भी जोर पकड़े हुए है। दमोह में कलेक्टर ने 7 मई को शादियों पर रोक के आदेश जारी किए थे। जो शादियां पहले से तय थी उन्हें भी कैंसिल कर दिया गया। बावजूद इसके धड़ल्ले से शादियां हो रही हैं। वैवाहिक रस्मों के लिए दूल्हा दुल्हन और रिश्तेदार सड़क पर फर्राटा भरते देखे जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पुलिस चौराहों पर चेकिंग कर रही है तो फिर ये शादियां हो कैसे रही?
मध्य प्रदेश के शिवपुरी से तो और भी हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। टोने टोटके से गांव में कोरोना का प्रवेश वर्जित करने की कोशिशें हुई। गांव में इकट्ठा हुई भीड़ को हटाने के लिए पुलिस आई तो लोगों ने पथराव कर दिया। बताया जा रहा है कि एक बाबा के कहने पर ये पूजा कई दिनों से हो रही है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और अंधविश्वास में असल संकट को दरकिनार कर दिया। लोग जो है भंडारा कर रहे थे, बैठे हुए थे, उनको हमने वहाँ से जाने के लिए कहा कि अभी कोरोना महामारी चल रही है, आप लोग चले जाइए यहाँ से। फिर वहाँ से कुछ लोग चले गए, फिर उधर से पीछे से पत्थर फेंकना और सामने से पत्थर फेंकना शुरू किए, जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 5 लोगों पर मामला दर्ज किया है। अब आपको एक तस्वीर बिहार की दिखाते हैं। यहाँ 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। बावजूद इसके शेखपुरा में रात को क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, जहाँ बड़ी संख्या में लोग मैच देखने पहुँचे और जिंदगी को ही खेल बना दिया। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसका वीडियो भी उपलब्ध कराया है, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। कोरोना से जंग के 3 सबसे अहम हथियार है मास्क, दूरी और दवाई। लेकिन ये अप्लाई ही नहीं होंगे तो फिर कोरोना कैसे हारेगा? कैसे दे पाएंगे महामारी को मात? वायरस कितने घातक अवतार में लौटा है, पूरा देश देख रहा है। संक्रमण की सुनामी ऐसी है कि व्यवस्थाएं बौनी साबित हो रही हैं। बावजूद इसके ये लापरवाही क्यों? कोरोना वायरस से तो वैक्सीन लड़ लेगी, लेकिन लापरवाही के वायरस से कौन बचा पाएगा? कोरोना महामारी से निपटने के लिए हर कोई खुद को और अपनों को बचाने के लिए अपने तरीके से साधन और संसाधन जुटा रहा है, ताकि किसी भी तरह इस तबाही से पार पाया जा सके। हरियाणा रोडवेज ने भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मौके की नज़ाकत को देखते हुए और चारों तरफ एम्बुलेंस के लिए मची मारामारी को मद्देनजर हरियाणा रोडवेज ने 110 बसों को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है। हरियाणा रोडवेज ने तय किया है कि हर जिले में कम से कम 5 मिनी बसों को इस तरह से एम्बुलेंस में बदलकर उसे स्वास्थ्य विभाग के हवाले करने का इरादा है, ताकि जरूरतमंदों को वक्त पर मदद मिल सके। रोडवेज के अधिकारियों की माने तो इन बसों को एम्बुलेंस में बदलने में 48 से 72 घंटे का वक्त लग सकता है। एम्बुलेंस में बदली गई बसों में 4 बेड, फ्लोमीटर और मास्क के साथ साथ 2 बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर, कोरोना मरीजों के लिए जरूरी दवाएं, प्राथमिक उपचार का एक बॉक्स, सैनिटाइजर स्टैंड, फोल्डेबल स्ट्रेचर, पीपीई किट बॉक्स, मास्क, इसके अलावा तीमारदारों के बैठने के लिए कुर्सी और एक बेड के पास एक पंखा भी लगाया जाएगा। कोविड की सेकेंड वेव की लड़ाई में भी हम जो हेड ऑफिस से हमारे मुख्यालय से निर्देश और आदेश प्राप्त हुए थे, तकरीबन 3 दिन पहले ही ये आदेश प्राप्त हुए थे और हमने 5 मिनी बसेस को एम्बुलेंस में कन्वर्ट करवाया है। और कल डॉक्टर्स की टीम ने इनको जांच भी किया है, देखा भी है, जो कुछ कमी थी उनको दुरुस्त करके, ठीक करके, और हमने ये 5 बसेस मिनी बसेस तैयार कर दी और ये हेल्थ डिपार्टमेंट को डॉक्टर्स के लिए हमने तैयार किए, तो वो इनके जहां भी यूज़ करना चाहिए वो यूज़ कर सकते हैं। इजराइल ने सुबह सुबह गाजा शहर पर हवाई हमला किया है। तस्वीरें भी सुबह सुबह की ही हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गाजा सिटी सुबह सुबह जगने से पहले ही हवाई हमले के बाद आग की लपटें और धुएं के गुबार में तब्दील हो गया। हमास और दूसरे हथियारबंद गुटों ने दक्षिण इजराइल पर बीती रात और अल सुबह सैकड़ों रॉकेट दाग दिए। बताया जा रहा है कि इजराइल ने मंगलवार को भी हवाई हमले में गाजा शहर की 2 गगनचुंबी इमारतों को निशाना बनाया, उन्हें मिट्टी में मिला दिया। दोनों तरफ से हुए इन हमलों में बच्चों समेत 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इजराइल का दावा है कि उसने गाजा सिटी पर हवाई हमले में हमास के कई बड़े कमांडरों के घरों को भी निशाना बनाया। इजराइल की सेना ने यह भी दावा किया है कि इस इलाके के पुलिस मुख्यालय को भी उन्होंने निशाना बनाया। यरूशलेम में हफ्तों के तनाव के बाद ये बारूदी झड़प सामने आई है और पिछले 2 दिनों से दोनों तरफ से सैकड़ों रॉकेट भी दागे जा चुके हैं।